हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स। आज इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण पाठ जो कि 9th साइंस से है, इसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आपको बता दें कि हमने पार्ट 1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सभी पार्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी है और आगे भी पार्ट बनते रहेंगे। ये सभी पार्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, या आपको इस वीडियो की लास्ट में जाकर वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही डिस्कस किए गए हैं। सो बच्चों, देखते रहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ जुड़ी हुई थ्योरी की हर एक बात या अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं, और साथ ही इस वीडियो के अंदर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जाने हैं। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जो है वो आपके आने वाले समय में हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, समझते रहिए हर एक वीडियो को जो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उनके आंसर्स के लिए सोचिए, और जो भी उत्तर आप सोचेंगे उसको हमारे वीडियो के अंदर दिए गए उत्तर और डिस्कशन के साथ ध्यान से मिलाएं। चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि पहले हम 20 प्रश्न तक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम 21वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह के पास मुक्त पतन से गिरने वाली विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं, क्या ऑप्शन है? का हर क्षण एक ही वेग होता है, का अलग अलग त्वरण होता है, को एक ही परिमाण के बल का अनुभव होता है, कि जड़ता में परिवर्तन हो जाता है। क्या उत्तर आएगा? बच्चों, पहले तो प्रश्न को समझते हैं। चंद्रमा की सतह पर, चलो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अगर धरती की भी बात करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक ही बात थी। मुक्त पतन से गिरने वाली, मुक्त पतन का अर्थ है कि दोनों क्या है, उनके ऊपर एक ही त्वरण लग रहा है, और जो त्वरण लग रहा है उसकी वैल्यू एक ही है। मतलब दो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर बल कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण के बल कारण। किसका गुरुत्वाकर्षण? चांद का गुरुत्वाकर्षण। जब चांद का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है और उनके ऊपर एक जैसा बल एक ही प्रकार का लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि एक जितना ही बल लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा एक जितना बल नहीं लग रहा। दोनों वस्तुओं के ऊपर त्वरण यानी कि जी या जी डैश कह सकते हैं चांद के केस में, उसकी वैल्यू एक जैसी है, परंतु जो बल है वो बल किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान अलग अलग होगा, एक का m है, एक का m डैश है, तो उसका जो बल होगा वो एक का m होगा, एक का m डैश g होगा। तो दोनों के ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो भी तो अलग अलग होगा। सो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो तो गलत है। तीसरे में लिखा हुआ है एक ही परिमाण के बल का अनुभव होता है, तो ये तो क्रॉस है। दोनों का त्वरण अलग अलग होता है, नहीं, त्वरण हम बता चुके, दोनों के ऊपर जो त्वरण है उसकी वैल्यू भी क्या लग रही है? एक जैसी लग रही है चांद के ऊपर। दोनों का ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। जड़ता में परिवर्तन आ जाता है। जड़ता क्या होती है? जड़ता निर्भर करती है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। दोनों का द्रव्यमान क्या है? दोनों का द्रव्यमान क्या है? उतना ही रहता है। उतना का मतलब जितना पहले था। चांद पे है, गिर रहा है, गिरने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी कम हो जाता है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। उनका हर क्षण एक ही वेग होता है, तो उसका सही उत्तर क्या है? दोनों का हर क्षण एक ही वेग होता है। देखिए पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर, 22वां प्रश्न। गुरुत्वीय त्वरण का मान, बहुत ही नया प्रश्न आपके लिए बच्चों, इसमें हम बहुत ही नई नई चीज़ें सीखेंगे इस प्रश्न के अंदर भी। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहले ऑप्शन देखते हैं। भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान होता है, ध्रुवों पर कम होता है, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है,
ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में कम होता है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा ध्रुव क्या होते हैं। ये जो दो बिंदु मैंने ड्रॉ किए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? धरती के दो ध्रुव कहा जाता है। और अगर बात की जाए इस रेखा की, जो मैंने धरती के चारों ओर एक ड्रॉ की है, इस रेखा को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं पोल। इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और जो ये वाले बिंदु हैं, ये वाली जो रेखा है जो मैंने धरती के चारों ओर बनाई है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों। वैसे तो इस जो डायग्राम में धरती कैसी दिखाई गई है? बिल्कुल गोल दिखाई गई है। वास्तव में धरती कैसी है? थोड़ी सी बल्ज है, अंडाकार है। और ये वाली जो दूरी है, इसके केंद्र से ये वाली जो दूरी है, वो ध्रुवों की तुलना में क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने के कारण क्या है? जो केंद्र से जो बल लगता है किसी सतह पर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यह एक कारण रहता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, वो भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना कम होता है। तो यहाँ कौन सा है? भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। तीसरी ऑप्शन है। देखिए तीसरा ऑप्शन है। वैसे गुरुत्वीय त्वरण के मान का कम होने के और भी कई कारण हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए 23वें प्रश्न की ओर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को बदले बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। ये दो वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है m1 m2। उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका एक सूत्र दिया हुआ है g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये g क्या होता है? g एक स्थिरांक होता है जो हर जगह हर वस्तु के लिए एक समान रहता है, हर परिस्थिति में एक समान रहता है। यह किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी ग्रह के कारण, किसी भी स्थिति के कारण यह बदलता नहीं है। यह एक स्थिरांक होता है, यह हर वस्तु के लिए लागू होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रश्न हल करते हैं। देखिए पहले क्या है, फार्मूला क्या है? जी एफ बराबर जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। ठीक है। यदि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, दोनों के बीच की दूरी को बदले बिना, यानी कि दूरी नहीं बदली है, और उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा कैसे कर दिया? जी m1 बटा 2 m2 बटा 2 बटा डी स्क्वायर, ये कर दिया। करने पर क्या बन गया? ये बटा टू क्या बन जाएगा? 1/4। बाकी चीज़ जो है जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर, ये क्या है? F है। यानी कि क्या बन गया? F/4। क्या आंसर आएगा इसका? पहला आएगा, बिल्कुल पहला ही आएगा। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? F/4। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल था जो कि F बराबर G/m/r² यानी डी स्क्वायर के सूत्र पर था। इसी तरह का प्रश्न एक आगे और भी आएगा, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या किया है। अगला प्रश्न, एक लड़का रस्सी के साथ बंधे पत्थर को एक क्षैतिज गोलाकार पथ में घुमा रहा है। यदि रस्सी टूट जाती है तो पत्थर, बच्चा एक इस तरह से रस्सी से पत्थर को घुमा रहा है, तो वो पत्थर अचानक छूट जाता है, रस्सी टूट जाती है, तो पत्थर का क्या होगा? पहली ऑप्शन है परिक्रमा पथ में आगे बढ़ता रहेगा, एक सीधी रेखा के साथ वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर बढ़ेगा, वृत्ताकार पथ की एक स्पर्श तथा सीधी रेखा की ओर अग्रसर होगा, वृत्ताकार पथ पर स्थित किसी बिंदु के लंबवत दिशा की ओर एक सीधी रेखा में तथा लड़के से दूर जाएगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है, जैसा कि आपको बताया कि रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूटने पर इस बिंदु पर उसकी गति किस दिशा में है? इस दिशा में है। वो तो एक अपकेंद्रीकरण बल है जो इसको अंदर की ओर खींचता है, तो वो इसकी दिशा में परिवर्तन ला देता था।
और बार बार इसकी दिशा बदलती रहती थी और इस तरह हो जाता था। परंतु जब रस्सी टूट गई, अपकेंद्रीकरण बल लगना बंद हो गया, तो वो सीधा इस तरफ जाएगा। जिस बिंदु पर वो था उसके टच करते हुए, उसको स्पर्श करते हुए अगर सीधी रेखा खींची जाए एक, तो उस दिशा की ओर जाएगा। देखिए कौन सी ऑप्शन ऐसी, वृत्ताकार पथ की एक स्पर्श तथा सीधी रेखा की ओर अग्रसर होगा। यानी वृत्ताकार पथ की एक स्पर्श रेखा और सीधी रेखा की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, अगर मान लो ये यहाँ टूट जाता तो कहाँ जाता, तो इस तरफ जाता। यहाँ टूट जाता अगर, तो इस तरफ जाता। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या है, वृत्ताकार पथ की एक स्पर्श तथा सीधी रेखा की ओर अग्रसर होगा। 25वां प्रश्न, मुक्त पतन के दौरान किसी वस्तु का त्वरण डैश होता है। मुक्त पतन, जैसा कि पिछली वीडियो में हम मुक्त पतन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, मुक्त पतन के दौरान किसी वस्तु का त्वरण कितना होता है, मैं को बताया भी था, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.8 मीटर पर सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या उत्तर आएगा। जी हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑप्शन अलग है, यहाँ ऑप्शन अलग है, क्योंकि इनके यूनिट का डिफरेंस है। वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ये कोई वेलोसिटी का सूत्र है, यहाँ पर कोई वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ त्वरण की बात कर रहे हैं, त्वरण के जो त्वरण का मान होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न, दिए गए सूत्र F = G/mm/d² में राशि G का मान। बच्चों, पिछले प्रश्नों में हमने बात की थी G की, कैपिटल G की, याद है। यह एक स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू जो इसका मान होता है वो बदलता नहीं है, हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर जगह के लिए यह एक समान रहती है। तो लेकिन इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11। इतना ही बता रहा हूँ, आगे इसका मात्रक भी होता है। ठीक है, वो आपको हम नहीं बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आपको खुद अपनी बुक में से ढूंढना है और ढूंढ के यहाँ पर इसे कमेंट बॉक्स में देना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप प्रश्न की गहराई तक जाएं। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आगे भी बढ़ते हैं, इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है इस प्रश्न में, अवलोकन के स्थान पर निर्भर करता है, केवल तभी उपयोग किया जाता है जब अवलोकित की जा रही दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा होता है, प्रकृति का सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह अवलोकन के स्थान पर निर्भर करता है। क्या जिस जगह पर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं सिर्फ उसी पर जी की वैल्यू निर्भर करती है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। केवल तभी उपयोग किया जाता है जब अवलोकित की जा रही दो वस्तुओं में से पृथ्वी एक वस्तु हो? नहीं, यह पूरे संसार में हर वस्तु के लिए एप्लीकेबल है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा होता है? नहीं, मैंने कहा ये बिल्कुल एक इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कभी बदलती नहीं है। यह प्रकृति का सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह हर चीज़ के लिए स्थिरांक है ये। जी हाँ, इसका उत्तर क्या है, चौथा जो उसका ऑप्शन सही है, प्रकृति का एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। बच्चों, जो इस स्थिरांक जी की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी है, 6.67 × 10⁻11। जो इसका मात्रक है वो भी एक मात्रक होता है, वो आप अपनी बुक में से देख के सर्च करके आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। यह आपके इंटरेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। 27वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल डैश लगता है। पृथ्वी और केवल एक बिंदु द्रव्यमान की वस्तु के बीच ही? क्या जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सिर्फ पृथ्वी और किसी भी एक छोटी सी वस्तु के बीच में लगता है? नहीं, दुनिया में हर जगह लगता है ना, शुरू में डिस्कस किया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही? नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ द्रव्यमान वाली किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में, मतलब कोई भी वस्तु हो कि बस उनके पास द्रव्यमान होना चाहिए, उनका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, उनके बीच में लगता है। बिल्कुल सही है, ये सही चीज़ है। केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच में ही, मतलब जो दो वस्तुएं होंगी जिनके ऊपर आवेश होगा, आवेश यानी कि चार्ज, अगर उनके ऊपर आवेश होगा सिर्फ उनके बीच में लगता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, थर्ड उत्तर, थर्ड ऑप्शन सही है, कुछ द्रव्यमान वाली किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न,
गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान, वही जी का मान बार बार आ रहा है, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से स्वतंत्र है तथा स्थिर रहता है। बच्चों इसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्या उत्तर आएगा? सोचिए, थोड़ा सोचिए इसका उत्तर। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से स्वतंत्र तथा स्थिर रहता है। 29वां प्रश्न, कुछ दूरी पर दो कण रखे गए हैं। यदि कणों में से प्रत्येक का द्रव्यमान दुगुना हो जाता है और उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखें तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल पहले की तुलना में। बच्चों यही प्रश्न पहले भी पूछा गया था आपसे, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, जिसमें क्या है, द्रव्यमान को दुगुना कर दिया गया है और दूरी को अपरिवर्तित रखा है। आपको डायग्राम दिखाते हैं, वही पहले वाला डायग्राम है। इसकी आपको ऑप्शन भी बताते हैं, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो बच्चों इस प्रश्न का जो हल है आप कीजिए, अपनी नोटबुक पे हल कीजिए। और पहले से जो हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, इसी डायग्राम के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसका फार्मूले को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको हल करना है। और इसका जो हल आएगा, इसका जो उत्तर आएगा, वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि पहली ऑप्शन आएगी, सेकेंड ऑप्शन आएगी, थर्ड ऑप्शन आएगी या फोर्थ ऑप्शन आएगी। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 30वां प्रश्न, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति डैश के कारण है। किसके कारण है पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति? गुरुत्वाकर्षण के कारण, हवा के कारण, बादल के कारण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण। इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो धरती के अंदर मौजूद गैसेस हैं, जो वायुमंडल के कण हैं, वो बंधे रहते हैं धरती के साथ। ठीक है, यह हवा और बादल तो वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है, पर इनको बांध के कौन रखता है? इनको बांध के रखने वाला सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। 31वां प्रश्न, एक इकाई दूरी पर स्थित किन्हीं दो इकाई बिंदुओं के द्रव्यमान पर लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। बच्चों इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। देखिए F = G/m/r² या फिर d²। तो यानी कि अगर इस उत्तर की बात करें, F = G, m कितना है 1 किलोग्राम, दूसरा m कितना है वो भी 1 किलोग्राम, r की वैल्यू, दूर की वैल्यू कितनी है 1, उसका स्क्वायर। जब सॉल्व किया तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ गई F = GI है। ठीक है, यानी कि इस न्यूमेरिकल में जो आकर्षण बल की जो वैल्यू आई है वो G के बराबर आ गई, कैपिटल G। उत्तर देखते हैं इसका। गुरुत्वाकर्षण क्षमता, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? चौथा आंसर आएगा। देखिए यस, इसका उत्तर चौथा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम आपके साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है जो इस वीडियो में डिस्कस ना भी किया गया हो, देन आप वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए इस वीडियो के। देन आपको हर एक संभव प्रयास से उस क्वेश्चन का, उस क्वेरी का हल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 32वां क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार होता है। मान लो ये धरती है, धरती की सतह पर हम रहते हैं। धरती पर सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण का कारण जो त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है, उस वस्तु का भार होता है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है वो कितना होगा? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि केंद्र पर जो धरती का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है। कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण? वो होता है 0। तो यानी कि केंद्र पर वस्तु का भार कितना हो गया? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना हो गया? 0। 0 होगा, अनंत होगा पृथ्वी की सतह पर, तो उसका उत्तर क्या आएगा? 0। ध्यान रखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। उसी के कारण पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो 0 होता है। 33वां प्रश्न, एक वस्तु का भार हवा में 10 न्यूटन है। जब वह पानी में पूरी तरह डुबोई जाती है तो उसका भार केवल 8 न्यूटन हो जाता है। वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार डैश होगा। बच्चों इस प्रश्न में आपको बताएं
कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अनुसार जब किसी भी वस्तु को किसी भी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में डुबोया जाता है, तब उस वस्तु के भार में कुछ कमी आती है। वह भार जिसमें कमी आ रही है वो कितना होता है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है उस तरल के भार के बराबर जो उस वस्तु को डुबोने से विस्थापित हुआ है। दोबारा बता रहे हैं, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है, तब उसके भार में आई हुई कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भार में कितनी कमी आई है? 2 न्यूटन। पहले 10 न्यूटन थी, अब 8 न्यूटन हो गया है, यानी कि 2 न्यूटन की भार में कमी आई है। तो यही 2 न्यूटन उस विस्थापित तरल का भार होगा। ऑप्शन देखते हैं, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 2 न्यूटन। ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न, एक ईंट जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 20 सेंटीमीटर है, वह एक कच्चे फर्श पर पड़ी है। बच्चों यहाँ कच्चा फर्श कहा गया है, फर्श कोई भी हो सकता था। निम्न में से किस मामले में ईंट द्वारा अधिकतम दाब डाला जाएगा? बच्चों इस प्रश्न में क्या है, दाब की बात चल रही है। दाब क्या होता है? दाब निर्भर करता है बल पर और क्षेत्रफल पर। यहाँ पर जो बल है वो उस वस्तु का, उस ईंट का क्या है, भार है, वो तो एक जैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पर निर्भर होना पड़ेगा। क्षेत्रफल अलग अलग होगा क्योंकि एक ईंट के क्या होते हैं, 6 फेसिस होते हैं। ठीक है, और 6 फेसिस में से 3 फेसिस क्या होते हैं, 6 फेसिस में से हर 2 फेस एक जैसे होते हैं, आमने सामने वाले फेसिस जो होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 अलग अलग तरह के फेसिस हो गए। वो तीनों फेसिस किस तरह से बनेंगे? मान लो आपके पास यहाँ पर एक ईंट है, ठीक है, एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात चल रही है क्षेत्रफल की, दाब क्या है, क्षेत्रफल पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है। जब क्षेत्रफल कम से कम होगा तब दाब क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में यही पूछा गया किस मामले में ईंट के कारण दाब क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम दाब के लिए हमें क्षेत्रफल चुनना पड़ेगा, वह क्षेत्रफल जो कब से कम होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई के कारण जो क्षेत्रफल बनेगा वो काउंट कर लेंगे, लंबाई और मोटाई के कारण जो क्षेत्रफल बनेगा उसको काउंट कर लेंगे। इसी तरह ये मोटाई और चौड़ाई के कारण जो क्षेत्रफल बनेगा उसको नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे कम क्षेत्रफल किस में बन रहा है, हमें वो नोट करना है, क्योंकि जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही दाब क्या होगा, अधिकतम होगा। तो डायग्राम को देखकर, इनकी वैल्यूज़ को देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जिसमें चौड़ाई और मोटाई होगी वह क्षेत्रफल सबसे कम होगा और जिसके कारण दाब क्या है, सबसे अधिकतम होगा। देखिए पहली ऑप्शन, जब लंबाई और चौड़ाई आधार बनाती हैं, जब चौड़ाई और मोटाई आधार बनाती हैं, जब मोटाई और लंबाई आधार बनाती हैं, उपरोक्त तीनों मामलों में समान। सही उत्तर है दूसरा, जब चौड़ाई और मोटाई आधार बनाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? दाब बराबर बल बटा आधार। ये बल कौन सा है? जब किसी ठोस वस्तु के कारण लग रहा है, उसके भार के कारण लग रहा है। अगर यही भार तरल में लग रहा होता तब वहाँ पर इसको प्रणोद कहते हैं। ठीक है, वो अगले प्रश्नों में हम हल करेंगे। 35वां प्रश्न, पेड़ और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण एक सेब एक पेड़ से गिरता है। यदि F1 सेब पर पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित बल का परिमाण है और F2 पृथ्वी पर सेब द्वारा लगाए गए बल का परिमाण है, तो ऑप्शन देखते हैं, F1 F2 से बहुत अधिक है, F2 F1 की तुलना में बहुत अधिक है,
F1 केवल F2 से थोड़ा अधिक है, F1 और F2 बराबर है। देखिए बच्चों, इसको हल करने से पहले बच्चों एक डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है, उतना ही बल ये वाली वस्तु इस वस्तु पर लगा रही है। बस दिशा का फ़र्क है, दोनों की दिशा में अंतर है, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला बल इस दिशा में है, इसके ऊपर लगने वाला बल इस दिशा में। बस दोनों की दिशा का फ़र्क है, परंतु दोनों के जो परिमाण हैं वो क्या है, समान है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, F1 और F2 दोनों बराबर हैं। देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों इस वीडियो में हमने 21वें क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो का अगला पार्ट भी है, जिसमें हम 36वें क्वेश्चन से 50वें क्वेश्चन तक MCQs डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। जैसे मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and keep cheering. Thank you. Have a nice day.